गांव में जब भी किसी की शादी होती तब सब गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही चला जाता। हर शादी हर लोग के मेरे बारे में बात करते और चौधरी साहब की शादी कब होगी, चौधरी साहब की शादी क्यों नहीं करते, कोई मामला है क्या है, उन्हें किसने धोखा दिया है। इस तरह के बेशुमार बात मेरे कानों में भी पड़ती है, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता। गाँव के चौधरी होने के नाते सब मुझसे डरते, इसलिए मेरा मुँह पर ये सवाल करने की हिम्मत ना करते थे कि मैंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन सबके दिमाग में ये सवाल हर वक्त में ही रहता था, क्योंकि मैं उम्र 30 के पार हो चुकी थी और इस उम्र में तो हमारे गांव में लोगों के बच्चे जवान होने लगते हैं। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे वे इस मामले में खुद ही संभालते रहे। मैं यूं ही गांव में काम आता और ज़्यादातर शहर में ही रहता था। मेरे माँ बाप सबको ये कहकर चुप करा देते थे, हमारा बेटा शहर पढ़ रहा है, जब वे पूरी पढ़ाई कर के वापस आएगा तभी उसकी शादी करेंगे। मेरा इरादा तो कभी वापस आने का नहीं था, लेकिन अचानक माँ बाप की मौत की वजह से मुझे गाँव जाकर जिम्मेदारी और सारे मामले संभालने पड़े। शुरू में तो सब खानदान वाले मेरे पीछे पड़े रहते थे, शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहिए, शादी के और करो, बच्चे पैदा करो। मगर उनमें से कोई मेरे राज नहीं जानता था। मैं एक नामर्द हूँ, जानता हूँ तू, मैं भी नहीं था। मुझे भी कुछ अरसे पहले ही पता चला था और मेरे माँ बाप ने मुझे समेत सबसे ये बात छुपाई थी। एक बुरा मर्द नहीं हूँ, मुझे मैं पैदाइश से ही ऐब था और मेरे बड़े होने पर डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को साफ कह दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकूँगा। मेरे माँ बाप ने कभी किसी पर मेरा ये राज बयान नहीं होने दिया, यहाँ तक कि जब तक मैं समझदार नहीं हो गया मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब मुझे अपने राज का पता चला तो मैं बहुत दुखी हुआ और फैसला कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं लोगों को अपने मजाक और तमाशा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझ पर नज़र रखने लगे हैं। मेरे माँ बाप के मरने के बाद तो सब हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़ ही गए थे। मैं सबको मना करते और बहाने बनाते बनाते थक गया था, इसलिए अब जब कोई मेरी शादी की बात करता था तो मुझे मुंह तोड़ जवाब देता था। यही वजह थी कि लोगों ने मेरे मुँह पर ये बात करनी छोड़ दी थी, मगर पीठ पीछे वे मजाक उड़ाते थे और मेरे बारे में अजीब गरीब बात करते थे। मैं कोई आम इंसान हूँ तो शायद लोग मेरी इतनी परवाह नहीं करते, मगर मैं क्योंकि गांव का चौधरी था सबकी नज़र मुझ पर ही थी। एक बार ऐसा हुआ कि आसपास के सभी गांव के चौधरियों में से एक जागीरदार के बेटे की शादी पर मुलाकात हुई। जब मैं उन सब में आकर बैठा तो सबकी नज़रें मुझ पर उठ गईं। एक चौधरी कहने लगा कि इसने कसम खाई है कि शादी ही नहीं करेगा। दूसरा शख्स कहने लगा कि तुम यही देख लो कि हम सब के बच्चे जवान होने लगे हैं और तुम अभी तक खुद की नन्हे मुन्ने बच्चे ही समझ रहे हो। 30 साल शादी के लिए अच्छी उम्र है, अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। वहाँ दूसरे चौधरी भी बैठे हुए थे। उसने मेरा मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा, साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं कोई मसला है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर रहे। ये सुनना था कि मेरे पारा चढ़ गया और मैंने पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने हमें छुड़ाया और मैं गुस्से में अपनी घर आ गया। आए रोज के इस तमाशे से बहुत तंग आ चुका था और मैं चाहता था कि लोगों की ज़बानें किसी तरह बंद हो जाए, मगर इसका मतलब हाल यही था कि मेरी शादी हो जाती। मगर मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मेरी बीवी को जब मैं इस हक के ही नहीं दे सकता था तो वह मुझे छोड़ जाती और फिर वह ज़माने भर में मजाक बना देती। मेरा दिल इस बोझ तले दबा जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दें। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं किसी ऐसी लड़के से शादी कर लूं जिसमें कोई ऐब हो। जब इसको मेरी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो शायद वो समझौता कर ले। मैंने एक बहुत ही गरीब लड़की जो अंधी है उसके घर रिश्ता भिजवाया तो पूरे गांव में धूम मच गई। हर तरफ मेरी शादी की बातें होने लगी। सब लोग मेरे अच्छे दिल की तारीफ़ करने लगे कि मैं गांव का चौधरी होने के बावजूद इतना नर्म दिल हूँ कि मैं एक अंधी लड़की से शादी का फ़ैसला कर रहा हूँ। मैंने शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात अपने कमरे में जाने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा था। मुझे अचानक डर लगने लगा, अगर किस लड़की ने मेरी हकीकत सबको बता दी कि मैं तो सिर्फ नाम का मर्द हूँ, फिर मेरे गांव भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे अपने कमरे में नहीं जाना था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरी बीवी भी खुश हो जाती और मेरा भी पर्दा रह जाता। रात के इस वक्त मैंने लोन में किसी का साया देखा तो मैं चौंक गया। आवाज़ देकर उसे बुलाया तो मेरा नौकर था करण। बहुत वफादार नौकर था और कई सालों से मेरे साथ काम करता था। इसको देखकर मेरा दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, मगर ये प्लान
बहुत ख़राब था और घटिया था, मगर फिर भी मुझे इसे करना पड़ा था कि दुनिया के सामने मेरा राज ना खुल जाए। मैंने अपने नौकरों को अपनी सारी हकीकत बता दी और इससे इल्तिजा की वह मेरी जगह मेरे कमरे में चला जाए। पहले तो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, फिर मुझे इनकार करते हुए कहने लगा कि मालिक, मैं आपकी बीवी के साथ कमरे में कैसे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप तो मेरे मालिक हो और आपकी बीवी मेरी मालकिन, तो मैं ऐसा आपकी अमानत के साथ कैसा कर सकता हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि करण, तुम्हें यह करना होगा मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। यूँ मैंने अपनी इज्जत बचाने के खातिर अपनी बीवी की इज्जत खराब करने का फैसला कर लिया और अपने नौकरों को ज़बरदस्त कमरे में भेज दिया। वह बेचारा तो हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, मगर मैंने ही उसे मजबूर किया। मेरे कमरे में जाने से पहले उसने एक अजीब हरकत की। वह कहने लगा कि मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट बाद जब इसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। वे रस्सी लेकर कमरे में चला गया। इस वक्त मैंने उससे नहीं पूछा कि इस रस्सी से क्या काम है, लेकिन सुबह जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में रस्सी ही थी। मैंने फिर भी उससे पूछने सही नहीं समझा और अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी अंधी ज़रूर थी, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत थी। क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए अब तक इसके अंधे होने की वजह से इसकी शादी कहीं नहीं हुई और अब चौधरी की बीवी बनकर खुश थी। इससे काफ़ी देर तक बातचीत की और मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि इसे बिल्कुल खबर नहीं हुई है कि रात में जो कमरे में आया था वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मगर शुक्र है कि इसे बिल्कुल पता नहीं चला। तो अगले दिन ही मैंने करण को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मेरी बीवी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे कहती थी कि अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से हमारी औलाद हो जाए और मैं आपको वारिस दे सकूं। रोज रात में यही तमाशा होता था। मैं अपने नौकर को कमरे में भेज देता था और सुबह जब वह कमरे से बाहर निकलता तो मैं कमरे में चला जाता। इस खेल को कई दिन हो चुके थे। अब तक मेरी बीवी कोई शक नहीं हुआ था। इस सारे खेल ने मुझे तो बस जो बात अजीब लगी थी वो यही थी कि मेरे नौकर कमरे में जाते हुए रस्सी लेकर क्यों जाता था। 1-2 बार मैंने इससे पूछा भी था इस रस्सी का क्या मकसद है, तो वह मुझे टाल देता था और कहता था कि आप नहीं समझेंगे, फिर कभी समझा दूंगा, और मैं चुप हो जाता था। मुझे अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं इसके साथ इतना गलत कर रहा हूँ, जो कि हर तरह से गलत है। लेकिन मैं क्या करता, अगर मेरा राज किसी भी आदमी को पता चल जाता तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती। लोग हमारे ख़ानदान तक को ना छोड़ते। सिर्फ करण पर मुझे यकीन था कि वह यह राज मरते दम तक भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह बरसों से मेरे साथ था और इससे पहले इसके बड़ी भी हमारी हवेली में काम करते रहे थे। इसलिए मैंने बेफिक्र होकर अपनी इज्जत इसके हवाले कर दी थी। मैंने यही सोच रखा था कि जब मेरी बीवी पेट से हो जाएगी तो मैं फिर से इस सिलसिले को रोक दूंगा, लेकिन लोगों की नज़रों में एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा तो यही काफ़ी होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल चाहा कि आज मैं अपने कमरे में जाऊं, तो मैंने करण को रोक दिया और कहा कि मैं कमरे में जाऊंगा। वह सिर हिलाते हुए वहां से चला गया कि मैं कमरे में जाकर अपनी बीवी से बात करने लगा तो थोड़ी देर के बाद ही उसने पूछा कि आज आप रस्सी लेकर क्यों नहीं आए। मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे तो इस मामले में पता भी नहीं था कि इस समय वो दोनों रस्सी से क्या करते थे। मैंने बात को टाल दिया और इधर उधर की बात करने लगा। उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि मैं अपने नौकर से पूछ लूँगा, फिर बात मेरे दिमाग से निकल गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 3 महीने के बाद जब मेरी बीवी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वह पेट से है, तो खुशी के मारे मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिर दुनिया वालों की नज़रों में मैंने एक मुकम्मल मर्द होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। जिस दिन मुझे ये खुशखबरी मिली उस रात मैंने करण को कमरे में जाने से रोक दिया। मैं खुद कमरे में जाना चाहता था। उसने मुझे सिर्फ यही कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रस्सी भी ले जाएं। मेरी कोई भी बात सुने बगैर इसने वो रस्सी मुझे थमाई और ख़ुद वहाँ से चला गया। मैंने वो रस्सी दूर फेंक दी और कहा, भला इसका क्या काम। मैंने दूसरे नौकर से कहा, मिठाई मंगवाई और कमरे में रस्सी लेकर जाने की वजह मिठाई लेकर चला गया। मैंने कमरे में जाते ही अपनी बीवी को मिठाई खिलानी चाहिए तो वे चौंक कर कहने लगी कि अभी कुछ देर पहले ही तो आपने मिठाई खिलाई है और फिर से मिठाई खिला रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अभी इस कमरे में आया हूँ, तो वह किसने मिठाई खिलाई। करण को तो मैंने कमरे में आने ही नहीं दिया था, फिर यह किसकी बात कर रही है। मैंने खैर उस मामले को इतना
सोचा नहीं, यही समझ लिया कि किसी नौकर वगैरह ने इसको मिठाई खिलाई होगी और उसने धोखे से मुझे समझ लिया होगा। मैं इसके मुबारकबाद देने लगा तो मुझे कहने लगी, आप फिर आज रस्सी नहीं लेकर आए? आपको दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? आप बातें क्यों भूलने लगे हैं? रस्सी का नाम सुनकर मैं फिर से चौंक गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या काम था जो रस्सी के जरिए होता था। अगर मैं उससे पूछता तो वे शक में गिरफ्तार हो जाती, और अगर इस वक्त मैं बाहर जाकर करल से पूछता तो भी मेरी बीवी शक में पड़ जाती। मैं बाहर क्या करने जा रहा हूँ और करल भी शायद अपने क्वार्टर में चला गया हो, तो बेहतरी यही थी कि मैं इसको फिर किसी बात में उलझा देता और बहाना बना देता, और मैंने यही किया। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी के कमरे में रोज़ाना आऊँगा, लेकिन तब बच्चे की पैदाइश नहीं होती, इसका रोज़ नींद की गोली दे दिया करूँगा। आज भी मैंने यही प्लानिंग की थी, इसलिए जब वह दूध पीने लगी तो मैंने नज़र बचाकर उसके दूध में नींद की गोली डाल दी थी। सुबह दिन तक सोता रहा, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत जल्दी जाग जाता था। मैं उठा तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। बाहर निकल के देखा तो वो अपनी स्टिक के सहारे चलती हुई लॉन में जा रही थी। मैंने सोचा शायद सुबह की हवा खाने जा रही है, इसलिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं नहा धोकर बाहर आया तो वहीं अभी तक लॉन में ही थी, और ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो करल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि करल की हिम्मत कैसे हुई यूँ मेरी बीवी से फ्लर्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, वह मेरी मर्ज़ी से ही मेरे कमरे में जाता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसे मना कर दिया है तो उसका हक नहीं बनता कि वो यूँ मेरी बीवी के साथ बातें करे। मैंने उसे पास जाते हुए अपनी बीवी को कहा कि तुम कमरे में जाओ, मुझे करल को कुछ कारोबारी सिलसिले में बात करनी है। वह कमरे में चली गई। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ करल को मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरी बीवी को इतनी फ्री होकर क्यों बातें कर रहे थे? इतना गुस्सा देखकर पहले तो वह हैरान रह गया, फिर एकदम से ही इसकी आंखें में खून उतर गया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, मैं आपकी बीवी से फ्री होकर बात कर रहा था, और इसकी हिम्मत भी मुझे आपने ही दिलाई है। अगर मैं रात के अंधेरे में उनसे बात कर सकता हूँ तो क्या दिन के उजाले में नहीं कर सकता? इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे इसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और कहने लगा कि मत भूलें, आपके मेरे पास एक राज है, और अगर ये राज मैंने किसी को बता दिया तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेहतर ये है कि मामले में दखलंदाजी ना करें। इसकी बात सुनकर तो मेरे सामने ज़मीन आसमान ही घूम गया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि करल मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया वही मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाएगा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वह कहने लगा कि अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा, इसके आप जिम्मेदार हों। वह मुझे धमकी देकर चला गया और मैं वहीं खड़ा होकर इसको देखते रह गया। रात के जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो वो सामने से चला आया, मुझे रोकते हुए कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। इसके हाथ में रस्सी थी, मैं इसको कैसे रोक सकता था। मैं सब्र से घूंट पीकर रह गया और वहीं मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे में चला गया। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि पहले तो वह मेरी इज्जत के साथ मेरे कमरे में जाता रहा था, और आज बगैर इजाज़त गया तो मेरा खून खौल रहा था। गलती भी तो मेरी थी, मुझे इसे अपने सर पर ना नहीं चढ़ाना चाहिए था कि आज वह मेरे मुंह पर आ गया और जाने क्या। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर भी शक होने लगा था। वह जानबूझकर नाटक करती है, वह इसे शायद करना पसंद आ गया था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे तभी तक अंदाज़ा ना हुआ हो और पता ही ना चला हो कि रोज़ रोज़ कौन इसके कमरे में आता है। मैंने अपनी बीवी के करन दौरान नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं अक्सर ही देखने लगा कि वे दोनों इकट्ठा बातें करते रहते थे और हंसते रहते थे। अब रोज़ रात को ये होता था कि जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगता था वह मुझे रोक देता था और ख़ुद मेरी जगह कमरे में चला जाता था। बल्कि अब तो वह दिन में वक्त भी यही करने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बीवी के आसपास रहने की कोशिश करता था। फिर एक दिन तो हद हो गई थी। वह मुझसे कहने लगा कि बच्चा क्योंकि मेरा है तो मैं अपने बच्चों को और तुम्हारी बीवी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, तो उसे तलाक दे दो। मैंने किया कि ऐसा कर सकता है था कि इसकी बच्चे के खातिर ही तो ये सब खेल खेला गया था। फिर अब इसकी कैसे इसे किसी और को सौंप सकता था, और सिर्फ बच्चा ही नहीं अपनी बीवी को भी उसके साथ कैसे जाने देता। जो बेइज्जती मेरी पहले नहीं हुई थी वो अब हो जाती। लोग कहते कि चौधरी अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सका और इस नौकर के साथ भाग गई। मैं किसी भी सूरत में ये सब होने नहीं दे सकता था, लेकिन मैं इसको मना भी नहीं कर देता तो भी वो अब मेरी बात नहीं सुनने वाला था। इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे थोड़े दिन का सोचने का मौका दो। मैं अब इससे कोई मौका नहीं देना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया।
और यह सोचना शुरू कर दिया कि अब कैसे भी करके मुझे करण का पीछा छुड़ाना था। मैं अब उसको सफाया करना चाहता था कि मेरे राज का किसी को भी पता ना चले और यह हमेशा के लिए इसके सीने में दफन हो जाए। इससे इसकी बेखबरी में ही मानना चाहता था। इसलिए जब वह रात को मेरे कमरे में चला गया तो मैं भी हाथ में चाकू दबोचे इसके पीछे अंदर चला गया और जैसे ही मैंने इसे मारने के लिए अपने हाथ उठाया तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं अपनी जगह खड़ा ही रह गया। ये सब क्या था जो मैं देख रहा था? मैंने देखा कि एक कुर्सी पर करण रस्सी में बंधा हुआ है और मेरी बीवी आराम से बेड पर सोई हुई है। ये क्या चक्कर था? अचानक आहट की आवाज़ सुनते ही मेरी बीवी उठकर बैठ गई। करण की भी आँख खुल गई। मेरी बीवी ने पूछा, करण में कौन आया है? तो कहने लगा, मालिक आपके पति आए हैं। मैं तो जैसे पागल होने वाला ही हो गया। मैंने जल्दी से इसको रस्सियों से आज़ाद किया। कहने लगा कि ऊपर वाले का वास्ता मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है, वरना मैं तो सोच सोच के ही मर जाऊंगा। कहने लगा कि जब आपने मुझे ये पाप करने को कहा और इस कमरे में आने को कहा, मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के साथ भी गलत करता। इसलिए मैं रस्सी लेकर कमरे में चला गया। मैंने जाते ही मालकिन को सारी बात बता दी। मैंने ही उनको ये मशवरा दिया कि वह मुझे रस्सी से इस कुर्सी पर बांध दे और ख़ुद बेफिक्र होकर सो जाएं। हम दोनों आपको सबक सिखाना चाहते थे तब तक मैं कि आपको एहसास ना हो जाता कि आप कितनी गलत कर रहे हो। रोज़ रात को कमरे में आता और मालकिन मुझे रस्सी से बांध देती। मैं इसीलिए डरता था कि मैं भी तो इंसान था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने होश खो बैठूं और अपने रास्ते से भटक कर कुछ गलत कर बैठूं। इसलिए रस्सी से बंधा रहना ही बेहतर था। मैंने तो कभी मालिक को नज़र उठाकर नहीं देखा था। उनको छूना तो दूर की बात है, वह उम्मीद से होने वाली बात भी झूठी थी। हमारा आपस में बात करना और हंस हंस के बात करना सिर्फ इस वजह से था कि आपको एहसास हो जाए। हम चाहते थे कि किसी दिन आप खुद चलकर इस कमरे में आएँ और सारा मसला देखें। मेरी बीवी दुखी होकर कहने लगी कि मैं माना कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मेरी छठी सेंस इतनी तेज़ है कि मैं अपने पति और किसी गैर मर्द की खुशबू से ही पहचान सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देते आज सारे ड्रामे की नौबत ना आती। अब बस तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ये सब सुनकर मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया और मुझे तो कई दिनों तक एहसास हो रहा था, लेकिन अब ये एहसास शिद्दत से मुझ पर भारी हो गया था। मैंने कितना गलत किया, मैं इसे सोचूं भी तो बता सकता था, लेकिन मैं डर गया और जो मुझे करना चाहिए था वो करण ने कर दिखाया। सच बता दिया और हिम्मत में सच का सामना किया। काश ये हिम्मत मैं जुटा पाता, आज मैं ये सब ना हुआ होता। मेरी बीवी कहने लगी कि जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की है, अगर वह सब हो जाता तो करण की जगह कोई और गलत किस्म का इंसान होता तो मैं तो जीते जी अपनी ही नज़रों में मर जाती। जो गलती तुमने की है इसका कोई पछतावा नहीं है। अगर अभी तक यहाँ तक की तो सिर्फ इसी वजह से किसी दिन मैं तो तुम्हारी गलती का एहसास होगा और आज वह दिन आ गया है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। लोग तुम्हारे बुरा भला नहीं कहेंगे, सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने एक इज़्ज़तदार चौधरी की कदर नहीं की। वो मुझे ऐड वक्त पर छोड़कर चली गई जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसे मोहब्बत भी, मगर शायद ये मेरी सज़ा थी और जाने ये कितनी लंबी थी, क्योंकि फ़िलहाल